Hello to all of you. Welcome to my YouTube channel Bio by आदित्य। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर हिंदी में इसको कहते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। क्लास 11 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़नी है। दूसरी बात, हमें डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। फिर 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। और 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए गए थे 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन को करने के लिए। फिर हर के जो जितने भी किंगडम्स 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन में है उन सबके बारे में हमें डिटेल में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। मतलब कि कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को कुछ ग्रुप्स में बांट देते हैं और उन्हीं ग्रुप्स को हम लोग और आगे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज, ओके, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। मतलब ऑर्गेनिज्म को किस आधार पर बांटना? उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर बांटना। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आज का नहीं है, ना ही 400-500 साल पुराना है, ये बहुत साल पुराना है। मैंने कि जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से क्या है कि ह्यूमन के अंदर जिज्ञासा थी कि ये एनिमल्स ऐसे कैसे हैं, क्यों इनको कैसे पढ़ा जाए, उसको हमेशा तो दिलचस्पी रही है। इसी वजह से मैं कुछ यहाँ पर हिस्ट्री लेके आया हूँ क्लासिफिकेशन की। जैसे पहले हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला है आचार्य चरक। अपने इंडिया में आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में, कौन सी पुस्तक थी? चरक संहिता में 200 प्राणियों 200 एनिमल्स एंड 240 प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। किसने? आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? चरक संहिता में कितने? 200 एनिमल्स एंड 240 प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट है थियोफ्रास्टस, जिनको हम लोग फादर ऑफ द बॉटनी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वनस्पतिक विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी बुक, कौन सी? हिस्टोरिया प्लांटेरम, बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 480 प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। कितने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया? 480 प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। किसमें किया? अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में। और किसने किया? थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, ओके। नाउ एरिस्टोटल को आप लोग जानते होंगे, अरस्तु के नाम से आप इनको जानते हैं। अरस्तु अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो अरस्तु हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य, जब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय ये एरिस्टोटल थे। और अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं, जो सिकंदर ग्रेट अलेक्जेंडर थे ये उनके गुरु भी रह चुके हैं। एरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया, एरिस्टोटल ने अपनी बुक, कौन सी? हिस्टोरिया एनिमेलिया में प्लांट्स, किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स को वर्गीकृत किया। यानी कि एरिस्टोटल ने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया में प्लांट्स और एनिमल्स को क्या किया? क्लासिफाई किया। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि बेसिस ऑफ एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन क्या था। देखिए, एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। तो प्लांट्स को इन्होंने किसमें डिवाइड किया? हर्ब्स, श्रब एंड ट्री। हर्ब्स मतलब झाड़ियां, हर्ब्स मतलब शाख, श्रब मतलब झाड़ियां और ट्री मतलब पेड़। हर्ब मतलब शाख, श्रब मतलब झाड़ियां एंड ट्री मतलब पेड़। ठीक है, तो इस 3 कैटेगरी के अंदर प्लांट्स को डिवाइड किया। और एनिमल्स को जो उन्होंने डिवाइड किया वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया और उसके बेस क्या थे? 2 क्लासेस में डिवाइड किया और उसके बेस क्या थे?
एक तो ऐसे एनिमल्स जिनमें लाल रक्त प्रेजेंट हो, कौन सा ब्लड, रेड ब्लड प्रेजेंट हो, एक तो उसमें क्लासिफाइड किया, और दूसरे क्लास किसमें क्लासिफाइड किया, जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है और ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको इन्होंने एनेमा, और जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था उनको एनामिया में क्लासिफाइड किया, यानी कि जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था उन्हें एनामिया, और जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था उन्हें एनामिया में क्लासिफाइड किया। एनामिया को दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले था ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले जीव, और दूसरे थे विविपेरस। विविपेरस मतलब जो एक मैच्योर बच्चों को जन्म देते थे। ये था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से समझ लीजिए, एरिस्टोटल ने अपने क्लासिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया। प्लांट्स को इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब एंड ट्री, यानी कि शाख, झाड़ियां और पेड़ों में डिवाइड किया। एनिमल्स को इन्होंने दो क्लासेस में डिवाइड किया, और उसका बेस क्या था, जो ब्लड है उसका रंग कैसा है। जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स ऑर्गेनिज्म को उन्हें के एनीमिया, और जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था उनको एनीमिया में डिवाइड किया। एनीमिया के अंदर इन्होंने दो कैटेगरीज और रखी, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या था, अंडे देने वाले जीव। कौन से जीव, अंडे देने वाले, अंडे देने वाले। और विविपेरस का मतलब क्या होता है, बच्चे देने वाले। ये चीज जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन है, ये कई सालों तक मान्य रहा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे साइंस डेवलप होता चला गया, वैसे वैसे एक फेमस साइंटिस्ट आते हैं हमारे, जिनका अब जिक्र, मतलब इनके क्लासिफिकेशन के बाद डायरेक्ट उनका जिक्र होता है, और उनका नाम था कैरोलस लीनियस, जिनको मैंने पहले भी बताया है। कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरी। उसमें इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। और पहला कौन सा किंगडम था, यानी प्लांट को किंगडम प्लानेटी में, और एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में। आप जरा, मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट आपको और भी क्लासिफिकेशन आपको बताता हूं। एरिस्टोटल के बाद जिनका क्लासिफिकेशन बुक में दिया होता है वो है कैरोलस लीनियस, यानी कि हिस्ट्री में जो चौथा नंबर लगेगा वो लगेगा कैरोलस लीनियस का। तो कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, और किसमें दिया था, सिस्टमा, अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में। कैरोलस लीनियस क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम्स, मतलब कि कैरोलस लीनियस ने ऑर्गेनिज्म को 2 जगत या 2 किंगडम में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। इसके बाद इन सारी हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि जो इस स्लाइड में है, इस हिस्ट्री के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए कि किन किन लोगों ने क्या क्या दिया है। उसके बाद E.H. हैकल ने ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में क्लासिफाइड किया। किसने, E.H. हैकल ने ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में, 3 किंगडम में डिवाइड किया, और उन कौन से ईयर में, 1866 में। और कैरोलस लीनियस का ईयर क्या था, 1758 में। देन कॉपेलैंड क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 4 किंगडम। उसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जो कॉपेलैंड होते हैं। इन्होंने E.H. हैकल के क्लासिफिकेशन को और सुधारा, और इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 1956 में आया। उसके बाद उसको सबसे ज्यादा मॉडिफाई किया R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया, और इसको हम लोग कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये किसके दिया गया, 1969 में। इसके बाद वीज नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने ये बताया कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो 3 डोमेन्स में होते हैं, और ये जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो वीज ने दिया था, ये अभी बहुत जल्दी आया है 1990 में। 1990 में इन्होंने ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिए थे। अब हम लोग, पहले आप ये काम करिए, इसकी एक
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं अब पर हर एक साइंटिस्ट की मैं क्या क्या क्लासिफिकेशन कैसे दिया था उसके बारे में मैं बात कर सकूं। तब तक के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। देखिए, अब हमें बात करनी है कि सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था ना, जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तब मैंने बोला था कि आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पहली चीज है हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री, उसके बाद सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पहला सिस्टम आता है वो आता है टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको सबसे पहले टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था, क्योंकि उन्होंने भी प्लांट्स और एनिमल को डिवाइड किया था। और लेकिन जो सबसे जो ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। आल्सो गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने भी यही क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन इनका थोड़ा मॉडिफाई था। कैरोलस लीनियस ने ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में डिवाइड किया था? 2 किंगडम में। कितने किंगडम में? 2 किंगडम। दो जगत का वर्गीकरण, ठीक है, 2 जगत का वर्गीकरण था। और इसमें पहला जो जगत था वो था किंगडम प्लानिटी, जगत पादप। इसको हिंदी में कहते हैं जगत पादप, यानी कि प्लांट्स का किंगडम। और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया, और इसको रखा जगत जंतु। देखिए, सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी कि कैरोलस लीनियस ने इनमें से कहीं पर भी, यानी कि जो 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था इसमें कहीं पर भी इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जगह ही नहीं रखी। यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो प्रोटोजोवंस थे, चाहे वो बैक्टीरियाज थे, उनके लिए कहीं पर भी इसमें जगह नहीं दी। दूसरी जो चीज थी कि इन्होंने किंगडम प्लांटी में, यानी कि ग्रीन प्लांट्स और फंजाई को एक साथ ही क्लासिफाइड कर दिया। यानी कि प्लांटी को किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को और फंजाई यानी कि कवक को एक साथ ही क्लासिफाइड कर दिया। क्योंकि प्लांट्स तो ग्रीन होते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन कवक में क्या प्रॉब्लम है कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो तो सड़े गले और मरे हुए जीवों पर डिपेंड रहते हैं ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? मेन प्रॉब्लम यही थी कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई जगह नहीं रखी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर किंगडम प्लांटी में कि इन्होंने प्लांट्स और फंजाई को एक साथ डिवाइड कर दिया था। उसके बाद टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद जो क्लासिफिकेशन आता है वो कौन सा होता है? 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन। कौन सा सिस्टम? 3 सिस्टम। और ये जो 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया है? E.H. हैकल ने। किसने दिया है? E.H. हैकल ने। E.H. हैकल। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्रॉब्लम आई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म को हम लोग 3 किंगडम में डिवाइड कर दें। यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किंगडम, एक प्लांट का किंगडम और एक एनिमल का किंगडम। तो इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में डिवाइड कर दिया? ऑर्गेनिजम्स को 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें पहला किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा। देन किंगडम प्लानिटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब इसमें इन्होंने किया क्या? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने जितने भी प्रोटोजोअन्स थे या फिर प्रोटिस्टा, और यानी कि यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, दोनों को ही
क्लासिफाइड किसमें कर दिया, प्रोटिस्टा में कर दिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों एक साथ कैसे रख सकते हो, नहीं रख सकते ना, प्रॉब्लम आ ही जाएगी। फिर यहाँ पे प्लानिटी में दिक्कत क्या थी कि इन्होंने ग्रीन प्लांट्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि मतलब जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, यानी कि प्लांट्स और फंजाई को दोनों को ही प्लानिटी में रखा, और एनिमेलिया वो तो ठीक था। प्रोटिस्टा में प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही में क्लासिफाइड कर दिया। क्या चीज, प्रो एंड यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जितने भी सूक्ष्म जीव थे इनको इन्होंने किस में क्लासिफाइड कर दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में क्लासिफाइड कर दिया। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन दिस, आर क्लासिफाइड in this kingdom. ओके, प्लानिटी में इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम आई कि प्लानिटी में इन्होंने फंजाई को भी, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर क्लासिफाइड with फंजाई यानी कि कवक, कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स थे उनको उन्होंने किसके साथ क्लासिफाइड कर दिया, कवक, यानी कि कवक और प्लांट्स को एक ही किंगडम में रख दिया। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था ना, क्योंकि कवक का पूरा काम अलग होता है और प्लांट्स का काम पूरा अलग होता है। तो ये प्रॉब्लम आई। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं फोर सिस्टम क्लासिफिकेशन पे आता हूं। नाउ नेक्स्ट इज फोर सिस्टम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, कोपेलैंड ने दिया था। किसने दिया था, कोपेलैंड ने दिया था। तो कोपेलैंड ने एक नया किंगडम बनाया और उसका नाम रख दिया मोनेरा। क्या नाम रख दिया, मोनेरा। किंग फोर सिस्टम फोर सिस्टम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, कोपेलैंड ने दिया था। याद रखिएगा, ये सारे जितने भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सबके जो क्रिएटर हैं वो पूछे जाते हैं कि 2 सिस्टम किसने दिया, 3 सिस्टम किसने दिया, 4 सिस्टम किसने दिया और 5 सिस्टम किसने दिया, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। देखिए, 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन को जो कोपेलैंड ने दिया था 1956 में, किसमें दिया था, 1956 में जो दिया था, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में डिवाइड किया, यानी कि थोड़ा और अच्छा मॉडिफाई किया, और इन्होंने पहले किंगडम बनाई, यानी कि प्रोकैरियोट्स के लिए एक अलग किंगडम बना दिया और उसका नाम रखा किंगडम मोनेरा। क्या रखा, किंगडम मोनेरा। और इसमें केवल क्या क्लासिफाइड किए जाते थे, प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते थे वो सबके सब अब किस में क्लासिफाइड हो सकते थे, किंगडम मोनेरा में क्लासिफाइड हो सकते थे। दूसरी चीज है, दूसरा फिर किंगडम आया इन्होंने कि किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा, किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने क्या क्लासिफाइड किया, जितने भी माइक्रो यूकैरियोट्स थे, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। देन किंगडम प्लानिटी, इसमें फिर वही दिक्कत है कि ग्रीन प्लांट्स को फंजाई के साथ क्लासिफाइड किया गया है। ग्रीन प्लांट्स प्लस किसको, फंजाई, इन दोनों को एक ही किंगडम में रख दिया गया। और दोनों का अंदर बस एक ही समानता है कि दोनों किससे बिलोंग करते हैं, केवल और केवल प्लांट सेल से बिलोंग करते हैं, बाकी इनमें कोई समानता नहीं है।
प्लांट यानी कि सेल वॉल अलग होती है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, इनके हैबिट एंड हैबिटाट अलग होती है एकदम प्लांट किंगडम से, लेकिन फिर भी इनको किसमें क्लासिफाइड किया जा रहा है? किंगडम प्लांटी में क्लासिफाइड किया जा रहा है। तो अभी भी ये दिक्कत बनी हुई है कि इसको मान्य नहीं किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया, यानी कि एनिमल्स के लिए। अब समझ में आया जो सिस्टम क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या था कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई जगह ही नहीं थी। टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई जगह नहीं थी। दूसरी बात, उसमें प्लांट्स और फंजाई को अलग नहीं किया गया था। थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, क्या प्रॉब्लम थी कि किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को, यानी कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में ही रख दिया, है ना। यानी कि दो अलग अलग तरह के सेल के प्राणी एक किंगडम में कैसे आ सकते हैं। और दूसरी चीज उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि किंगडम प्लांटी और किंगडम प्लांटी यानी कि प्लांट्स और फंजाई को भी उन्होंने एक साथ रख दिया था, तो वो वहां पे प्रॉब्लम आई। फोर्थ सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम आई कि सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन अभी भी फंजाई के लिए कोई भी अलग हमारे पास कोई भी किंगडम नहीं है, यानी कि फंजाई अभी भी किंगडम प्लांटी में क्लासिफाइड किया जा रहा है। तो अब यहां पर आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट, जिनका हम लोग क्लासिफिकेशन अपने इंटर में पढ़ते हैं, उनका ही क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट माना गया है अब तक का। तो अब कौन सा आएगा? 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। कौन सा? 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कभी कभी और जनरली यूपी बोर्ड में जनरली 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन तो हर बार ही पूछा जाता है। मतलब अगर टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन हाफ ईयरली होगा, इसमें 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन तो 100% आएगा। आर.एच. आर.एच. विटेकर ने इसको 1969 में दिया था। किसमें दिया था? 1969 में दिया था। और अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस चीज की प्रॉब्लम को एकदम से ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम बना दिए। कौन सा? किंगडम मोनेरा। पहला कौन सा था? किंगडम मोनेरा, है ना। ये किसके लिए था? प्रोकैरियोट्स के लिए था। किसके लिए था? प्रोकैरियोट्स। ओके। दूसरा था किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा था? प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके। एंड अब यहां पे इन्होंने इस प्रॉब्लम को क्या किया? एकदम ही खत्म कर दिया। और इन्होंने फंजाई के लिए एक नया किंगडम बना दिया, उसका नाम दिया था किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई ये इन्होंने फंजाई के लिए क्लासिफिकेशन यहां पे कर दिया था। यानी कि जितने भी कवक थे अब सबके सब किस में क्लासिफाइड किए जाएंगे? किंगडम फंजाई में क्लासिफाइड किए जाएंगे। देन किंगडम प्लांटी, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं अब केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स ही केवल प्लांटी में क्लासिफाइड किए जाएंगे। फंजाई क्लासिफाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बन चुका है। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। कौन सा किंगडम? किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सभी मल्टीसेलुलर एनिमल सेल के ऑर्गेनिज्म आएंगे। अब वो चाहे पोरीफेरा से लेकर, अब वो कहां से? पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब किसमें क्लासिफाइड होंगे? एनिमेलिया में। एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक में क्लासिफाइड किए जाएंगे प्लांटी में। तो ये था 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसके पहली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था 2 और 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके पहले हम लोगों ने देखा था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। आप इसको नोट कर लें या इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को करने के क्या क्या
उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, मतलब कि इसको अगर क्लासिफिकेशन को पढ़ना है तो हमें किन किन कैरेक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। सिस्टम को 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर जानने से पहले हमें 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनके कैरेक्टर्स क्या क्या थे। देखिए, जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है इसको दिया था वीज ने। किसने दिया था? वीज। यहाँ पे ओ साइलेंट है, ये याद रखिएगा। इन्होंने क्या बताया था कि हमारे ऑर्गेनिज्म में 3 कैटेगरी के डोमेन्स है, जिनमें 3 इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे पहली हम लोग की डोमेन है डोमेन यू बैक्टीरिया। कौन सी वो डोमेन है? डोमेन यू बैक्टीरिया, देन डोमेन आर्की बैक्टीरिया और देन डोमेन यूकैरिया। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डोमेन इज आर्की बैक्टीरिया, देन डोमेन यू बैक्टीरिया एंड देन डोमेन यूकैरिया। डोमेन आर्की बैक्टीरिया के अंदर 3 तरह के बैक्टीरिया आते हैं। पहला होता है मेथोजेंस, दूसरा होता है हेलोफिल्स और तीसरा होता है थर्मोएसिडोफिल्स। मेथोजेंस जो कि मेथोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, हेलोफिल्स जो कि सॉल्टी एरिया में रहते हैं और थर्मोएसिडोफिल्स जो कि हाईली एसिडिक एरिया में पाए जाते हैं। डोमेन यू बैक्टीरिया में कई तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये चीज समझ में आई? यानी डोमेन यू बैक्टीरिया में जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया के अंदर प्लांट सबसे पहले आएगा, प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांट्स एंड देन एनिमल्स। तो इस तरीके से 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को दिया गया था। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं। देखिए, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि विटेकर ने जब 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था तो इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे ऑर्गेनिज्म के, जिसके बेसिस पे इन्होंने 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किया था। तो कैरेक्टर्स फॉर 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। पहला है सेल टाइप। देखिए, अब विटेकर या हम लोगों को भी पढ़ना है। विटेकर ने तो जब क्लासिफिकेशन किया था तब ये 5 कैरेक्टर्स को मतलब 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाने के लिए कुछ कैरेक्टर जो लिए थे हमें उनके बारे में पढ़ना है। और यानी विटेकर ने तो क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन हमको भी पढ़ना पड़ेगा कि अगर इस क्लासिफिकेशन को समझना है तो हमें किन किन कैरेक्टर्स पे ध्यान देना होगा। तो पहला है सेल टाइप, यानी कि सेल की टाइप कौन सी है। दूसरी है सेल वॉल। क्या चीज? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है। और तीसरी चीज है कि केंद्रक भित्ति। तीसरी है केंद्रक भित्ति। केंद्रक भित्ति यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चौथी चीज जो है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि शरीर संगठन, कि शरीर किस टाइप का है, सेलुलर टाइप का है, मल्टी सेलुलर टाइप का है, कि टिश्यू ग्रेड सिस्टम है, कि ऑर्गन ग्रेड सिस्टम है, किस टाइप का ये बॉडी है। फिर 5वां होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या चीज? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से न्यूट्रिशन अपना ले रहा है।
प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण किया करके कर रहा है, या फिर केमिकल्स की वजह से अपना खाना खुद बना ले रहा है, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म पर वो परमानेंटली रहता है, या किसी सड़े गले चीज़ों पे निकलता है, या किसी को मार कर अपना भोजन निकालता है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हिंदी में हम लोग कहते हैं पोषण के प्रकार। पोषण का प्रकार कैसा है ऑर्गेनिज्म में, कि वो फोटोसिंथेटिक है यानी प्रकाश संश्लेषी है, कि रसायन संश्लेषी है, कि वो परजीवी है, कि वो मृतोपजीवी है, कि वो शिकार करता है, किस टाइप का उसके अंदर पोषण होगा। ठीक। और द नेक्स्ट इज 6 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको मालूम होगा कि जब आप नाइन्थ में पढ़े होंगे, जब आप 10th में पढ़े, जब 10th में आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा होगा या जैव प्रक्रम जब चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके जो 3rd चैप्टर है शायद बायोलॉजी में, तो उसमें है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, जैसे कि एसेक्सुअल, वेजिटेटिव। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल हो रहा है कि एसेक्सुअल हो रहा है। अब एसेक्सुअल में है तो एसेक्सुअल में कौन से टाइप का हो रहा है ना। अगर सेक्सुअल है तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं है। तो ये चीजें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ टोटल 6 कैरेक्टर थे जिनके बेस पे फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना था। पहला चीज है सेल टाइप। तो सेल टाइप कितने टाइप के हो सकते हैं? सेल 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक टाइप का होगा। वैसे जनरली अगर मैं कहूं तो किताबों में आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ही लिखा होता है, लेकिन एक टाइप की सेल और होती है, उसमें केवल डायनोफ्लैजिलेट्स ही पाए जाते हैं और उसका नाम होता है मीजोकैरियोटिक। ओके, वो जब मैं आपको डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, और जब मैं सेल के बारे में पढ़ाऊंगा तब इस बारे में जिक्र करूंगा। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेल वॉल किस टाइप की है? आपको मालूम है कि सेल वॉल केवल सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल अलग अलग तरीके से बनी होती है, यानी अलग अलग कंटेंट की बनी होती है, और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। केंद्रक भित्ति, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, सेलुलर टाइप का है या मल्टी सेलुलर टाइप का है, टिश्यू ग्रेड है, ऑर्गन ग्रेड है, अंग उपस्थित है कि नहीं है। और फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना कैसे ग्रहण कर रहा है। अपना खाना, अगर वो खाना है वो शिकार करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म पे परमानेंटली रहता है, या फिर किसी सड़ी गली चीज़ों पे निकलता है, ठीक, और या फिर वो रसायन के द्वारा अपना भोजन खुद बना लेता है, या प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव है। अगर एसेक्सुअल है तो एसेक्सुअल में कौन से टाइप का है। तो ये सब चीज़ें हैं जो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन के बेस तैयार करते हैं। हम लोगों को इन कैरेक्टर्स का हम लोग एक क्या करेंगे, कॉम्परेटिव स्टडी कर लेंगे। तो कॉम्परेटिव स्टडी से हम लोग को क्या हो जाएगा कि हम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की चीज़ें प्रेजेंट है, कि इनमें से कौन से टाइप का चीज़ प्रेजेंट है। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक कॉम्परेटिव स्टडी इन सब सेट कैरेक्टर्स की एक साथ करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बायो बाय आदित्य, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बनाऊंगा तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।